नमस्कार, मैं हूं अदिति राजपूत। तो हरियाणा में बीजेपी की धूम मची है। धूम उसकी जीत की, हैट्रिक की, जिसमें बीजेपी ने तीसरी बार सबसे शानदार जीत हासिल की है। धूम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व, गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व की मची हुई है। और बीजेपी में धूम इस विश्वास की मची है कि हरियाणा तो झांकी है, 3 राज्य अभी बाकी हैं। हरियाणा में बीजेपी की सबसे शानदार जीत के हीरो बनकर एक बार फिर से उभरे हैं पीएम मोदी। भारत माता की, ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। इसे कहते हैं हैट्रिक। हरियाणा की जीत हमारी है। कहां तो एग्जिट पोल में बीजेपी को हरियाणा में 0 सन्नाटा बताया जा रहा था। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी विकास करो। और कहां बीजेपी ने वहां जीत की हैट्रिक लगा दी। हम सब ने सुना है, जहां दूध दही का खाना, वैसा है अपना हरियाणा। हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया है और कमल कमल कर दिया है। साथियों, आज नवरात्रि का 6ठा दिन है। मां कात्यायनी की आराधना का दिन है। मां कात्यायनी शेर पर विराजमान होकर हाथ में कमल को धारण किए हुए हैं। हम सभी को आशीर्वाद दे रही है। ऐसे पावन दिन हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिला है। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। मोदी जी, मोदी जी। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिन राज्यों में झटका मिला था, उनमें हरियाणा अहम था, क्योंकि 2014 में 10 में से 9 सीटें और 2019 में 10 में 10 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2024 में 10 में 5 सीटों पर आ गई थी। इसीलिए ये सवाल उठ रहा था कि क्या बीजेपी हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगा पाएगी? बीजेपी कहती थी क्यों नहीं लगाएगी, जरूर लगाएगी। अमूमन ये कहा जाता है कि जब आप 10 साल तक सत्ता में एक बार लगातार रह लें तो तीसरी बार सत्ता में फिर से आना, हैट्रिक लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। आपको क्या लगता है कि आपके फेवर में क्या काम कर रहा है जो आप दावा कर रहे हैं कि आप 8 तारीख को फिर से सरकार? अखिलेश जी, एक काम नहीं है, हमारी एक बड़ी लंबी लिस्ट है जो हमने काम किए हैं, और उसी के दम के ऊपर लोग ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस में हम सुरक्षित नहीं हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी में ही सुरक्षित हैं। बीजेपी ने हैट्रिक लगा दी। बीजेपी ने वहां पर जीत हासिल की जहां उसके हारने का खतरा बताया जाता था। हरियाणा जाट बहुल राज्य है और कहा यह जा रहा था कि जाट बीजेपी से नाराज हैं। लेकिन चुनावी नतीजे और रुझान बताने लगे कि जाटों के गढ़ में बीजेपी ने विजय पताका फहरा दिया।
हरियाणा के जाट बहुल 33 सीटों में बीजेपी 15 सीटों पर आगे है, जो पिछली विधानसभा की तुलना में 5 ज्यादा है। दरअसल 3 कृषि कानून, अग्निवीर और दिल्ली के पहलवानों के धरने को लेकर ये माना जा रहा था कि हरियाणा में अब की बार बीजेपी का रास्ता आसान नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनावों की नाराजगी को प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति ने प्रसन्नता में बदल दिया। जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए, वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके गठबंधन को ज्यादा सीटें दी है। मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, उसमें वोट शेयर के हिसाब से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। अक्सर राजनेता कमजोर स्थिति का सही आकलन नहीं कर पाते हैं, लेकिन हालात बदतर हों उससे पहले ही उसे भांपकर कोर्स करेक्शन कर लेने में, यानी रणनीति को सुधार लेने में मोदी का जोड़ नहीं, वो हरियाणा में दिखा। लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए मोदी सरकार 23 प्रकार के फसलों को एमएसपी यानी अधिकतम समर्थन मूल्य के दायरे में ले आई। इससे किसानों की नाराजगी बहुत हद तक दूर हुई। जवानों के लिए अग्निवीर योजना पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये गारंटी लगातार दे रहे थे कि चुनाव जीते तो अग्निवीर वाले जवानों को हरियाणा में पेंशन वाली नौकरी देंगे। बीजेपी के इस भरोसे पर हरियाणा के लोगों ने दिल खोलकर भरोसा किया। ये राहुल बाबा कहते हैं कि अग्निवीरों को इसलिए योजना लाए हैं कि सरकार उनको पेंशन वाली नौकरी नहीं देना चाहती। अग्निवीर योजना केवल और केवल हमारी सेना को जवान रखने के लिए बनाई रही। मैं आज कहकर जाता हूं हरियाणा की माताओं को, बहनों को, आपके नौनिहाल में सेना में भेजते वक्त मत झिझकिएगा। हरियाणा के एक एक अग्निवीर को हरियाणा सरकार और भारत सरकार पेंशन वाली नौकरी देने वाली है, पेंशन वाली। एक तरफ जाटों की नाराजगी की बात हो रही थी, तो दूसरी तरफ अनुसूचित जाति के मतदाताओं के बारे में भी कहा जा रहा था कि बीजेपी से वो संविधान और आरक्षण के सवाल पर नाराज हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हरियाणा में अनुसूचित जाति के लिए 16 सीटें आरक्षित हैं। बीजेपी इनमें से 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। ये संख्या 2019 की तुलना में 3 ज्यादा है। ये नतीजा उस नैरेटिव का करारा जवाब है जिसमें बीच चुनाव में अशोक तंवर जैसे दलित नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ गए थे। कांग्रेस इसे दलितों का अपने पक्ष में आंधी मान रही थी, लेकिन फायदे में बीजेपी ही दिखती है। कांग्रेस हवा बना रही थी, जबकि उसके नेता आपस में ही लड़ रहे थे। पहले कांग्रेस सोचती थी कि वो चाहे काम करे या न करे, लोग तो उसको वोट देंगे ही। लेकिन अब कांग्रेस की पोल खुल चुकी है, उसका डिब्बा गोल हो चुका है। साथियों, कांग्रेस सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती है। सरकार में ना रहने पर कांग्रेस की हालत
जल बिन मछली जैसी हो जाती है। इसलिए वो सरकार में आने के बाद देश को, समाज को भी दांव पर लगाने से नहीं हिचकती। आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे कांग्रेस हमारे समाज में जाति का जहर फैलाने पर उतर आई है। अगर हरियाणा को ग्रामीण और शहरी इलाकों में विभाजित करके देखें, हरियाणा की 31 शहरी सीटों में बीजेपी 30 सीटों पर लड़ी और उसमें 21 सीटें जीतकर पिछली बार के रिकॉर्ड को कायम रखा। दूसरी तरफ ग्रामीण हरियाणा की 59 सीटों में बीजेपी ने 27 सीटें जीती, यानी पिछली बार की तुलना में 8 सीटें ज्यादा हैं। मोदी जी, मोदी जी। हरियाणा में अब तक किसी एक दल ने हैट्रिक नहीं लगाई थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में बीजेपी ने ये शानदार कामयाबी हासिल कर ली है। मोदी जी विकास करो, एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। मोदी जी विकास करो। हरियाणा में कांग्रेस को जीत का पहले दिन से पक्का भरोसा था। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नाम पर पार्टी को लग रहा था कि शानदार जीत हासिल हो जाएगी, लेकिन नतीजे आए तो कांग्रेस खाली हाथ रह गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर चुटकी ले ली कि जनता ने कांग्रेस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है। जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। We will see that Congress party will form the government and we will get 60+. मैं दावे से कह सकता हूं कि वहां कांग्रेस 65 के आसपास सीटें मिलेंगी और हम अपनी सरकार बनाएंगे वहां। एग्जिट पोल के रथ पर कांग्रेस का जश्न सवार था। वास्तविक नतीजों ने हरियाणा में कांग्रेस को हार की हैट्रिक पर खड़ा कर दिया। कांग्रेस के दफ्तर में सन्नाटा पसरा है। मुख्यमंत्री पद की उम्मीद लगाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि क्या से क्या हो गया देखते देखते। देखिए, जो रिजल्ट आए हैं उनसे अचंभित हैं हम, और हम अपनी बीजेपी अचंभित है कि उनका देखा आपने क्या माहौल था। ये जैसे पूरे प्रदेश में माहौल था उसके विपरीत ये नतीजे आए हैं। जो माहौल बना हुआ था मीडिया का भी, और जो आपके जितने भी सीनियर वो हैं एनालिस्ट हैं उनका भी ये है। तो अब लोकतंत्र है ये, और तंत्र एक अलग चीज़ होती है। तंत्र का कितना रोल है इसकी जांच करेंगे हम। हर उम्मीद जीत में नहीं बदलती। हरियाणा में कांग्रेस की उम्मीदों को भी जीत नसीब नहीं हुई। मंगलवार सुबह जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो शुरुआती रुझानों से लगा कि अक्टूबर महीने का ये दूसरा मंगलवार कांग्रेस के लिए मंगल बेला लेकर आएगा। लेकिन थोड़ी ही देर में पासा पलट गया। तब कांग्रेस की जुबान भी पलट गई। सर, ये जो ढोल नगाड़े बज रहे हैं इसके क्या मायने हैं कांग्रेस के लिए? पूरा भरोसा था, है और आने वाले कुछ घंटों में पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि भारी बहुमत से हम दोनों राज्यों में जीतने वाले। जम्मू कश्मीर में भी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा हमारा गठबंधन वहाँ सरकार बनाने वाला। क्या वजह मानते हैं आप हरियाणा में भी जम्मू कश्मीर में? नरेंद्र मोदी सबसे पहली वजह है। उनकी शक्ल देखते ही लोगों को अब लगता है कि भैया इनको हटाओ। दूसरी वजह हमारी अपनी मेहनत, हमारे अपने नेता और कार्यकर्ताओं की निष्ठा। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे
बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी, और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को ज्ञापन भी सौंप दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने उसे खारिज कर दिया। अब बात पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी पर जाकर ठहरती है। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन से राहुल गांधी काफी उत्साहित थे। उस दौरान संविधान बचाने और आरक्षण की सीमा बढ़ाने के उनके दावे और वादे काम कर गए थे। हरियाणा में भी वो उसी नुस्खे पर थे, लेकिन अमेरिका में दिए एक बयान ने राहुल गांधी के आरक्षण प्रेम पर सवाल उठा दिया। We will think of scrapping reservations when India is a fair place, and India is not a fair place. हालांकि बाद में राहुल गांधी ने सफाई भी दी, लेकिन चुनावों में माहौल किस बात पर बने या बिगड़ जाए वो कोई नहीं जानता। उसी तरह कांग्रेस का अपने दम पर चुनाव लड़ने का दांव भी महंगा पड़ा। हालांकि चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि राहुल गांधी चाहते थे कि कांग्रेस आप से हाथ मिलाए, लेकिन दोनों दलों में सीटों पर बात नहीं बन पाई। नतीजा ये हुआ कि जहां बीजेपी ने 39.90% वोट पाकर 48 सीटें जीती हैं, वहीं कांग्रेस ने 39.10% वोट पाकर 37 सीटें जीती हैं। जबकि आपको सीटें भले ही ना मिली हों, लेकिन उसने भी 1.79% वोट हासिल कर लिया। जाहिर है कि कांग्रेस और आप ने हाथ मिलाया होता तो वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हुए होते, तो इंडिया ब्लॉक के पास हरियाणा में 40.89% वोट होते। अब नतीजे आ गए तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए। अभी तो पता नहीं नतीजे क्या हैं, लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है। मेहनत करनी है और लड़ाई मत करना, अपने अपने एमएलएज के साथ लड़ाई मत करना। लोकसभा चुनाव की तर्ज पर राहुल गांधी हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी 3 मुद्दों पर ही बोलते रहे। जाति जनगणना कराएंगे, आरक्षण की 50% सीमा खत्म करेंगे और संविधान बचाएंगे। लेकिन ये रणनीति हरियाणा में कांग्रेस को ताज नहीं दिला पाई। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग नफरत फैलाते हैं। नफरत को मिटाना है भाइयों और बहनों। लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की है। नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। छोटी छोटी पार्टियां घूम रही हैं। ये बीजेपी की A, B, C, D, E, F टीम्स हैं। इनको आप समर्थन मत दीजिए, कांग्रेस पार्टी को अपना वोट दीजिए और यहां बीजेपी की सरकार को हटाने का काम कीजिए। हरियाणा कांग्रेस के नेता चुनाव से भी पहले मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ने लगे। हालांकि चुनावी मंच पर राहुल गांधी ने हुड्डा और शैलजा को अपने दोनों तरफ खड़ा करके एकता की तस्वीर पेश करनी चाहिए, लेकिन जब दिल में सत्ता की दरार बन गई हो तो उसको कैसे पाटा जा सकता है। चुनावी नतीजों में वो साफ साफ दिखने लगा। 10 साल बाद आज उम्मीद लगाए हुए थे कि हमारी सरकार होगी, हमारी पूछ होगी और ऐसी सरकार से निजात मिलेगा। आज उनकी सारी उम्मीदों पर जो पानी फिरा है, उसके लिए बहुत दुख होता है। हरियाणा की हार कांग्रेस के लिए आत्म मंथन की घंटी बजा चुकी है, क्योंकि आगे 4 महीनों के अंदर 3 राज्यों में चुनाव होने हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। हरियाणा में बीजेपी की जीत के क्या मायने हैं और क्यों ये बहुत बड़ी बात है, ये दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।
हरियाणा में बीजेपी की जीत इसलिए भी अहम है, लोकसभा चुनाव में उसकी 10 में से 5 सीटें आने पर माना यह जा रहा था कि हरियाणा बीजेपी के हाथों से अब खिसक सकता है। वैसे भी हरियाणा में अब तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि किसी पार्टी को लगातार 3 बार सरकार चलाने का मौका नहीं मिला। जहां दूध दही का खाना, वैसा है अपना हरियाणा। हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया और कमल कमल कर दिया है। जीत हरियाणा में हुई, लेकिन मंच सजा दिल्ली में। हरियाणा वाली हुंकार भरी गई और ये तय हुआ कि आने वाले दिनों में हरियाणा से बाहर भी कुरुक्षेत्र के कई मैदान सजेंगे। दूसरे राज्यों में भी चुनावी महाभारत की जबरदस्त रणभेरी बजेगी। यानी बीजेपी के लिए हरियाणा की जीत वो संजीवनी साबित हुई जिसकी कम से कम बीजेपी को सख्त जरूरत थी। हरियाणा की ये जीत कार्यकर्ताओं के अथाग परिश्रम का परिणाम है। हरियाणा की ये जीत नड्डा जी और हरियाणा की टीम के प्रयासों की जीत है। हरियाणा की ये जीत अतिशय नम्र विनम्र ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों की भी जीत है। साथियों, आज हरियाणा में झूठ की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। हरियाणा की जनता ने नया इतिहास रच दिया है। हरियाणा में अब तक 13 चुनाव हुए। 13 चुनावों में से 10 चुनावों में हरियाणा के लोगों ने हर 5 साल के बाद सरकार बदली, लेकिन इस बार हरियाणा के लोगों ने जो किया है वो अभूतपूर्व है। हरियाणा की जीत इसलिए अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी की सीटें 10 से घटकर 5 हो गई थीं। ये जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि पीछे चल रही कांग्रेस हरियाणा की जमीन पर बीजेपी के बराबर आकर खड़ी हो गई थी। और ये जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सारे एग्जिट पोल को नकारते हुए बीजेपी ने 5 दशकों का रिकॉर्ड तोड़कर हैट्रिक वाला इतिहास रच दिया। मैं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये 3री बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी उच्च लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज जब हम आपसे ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी ने डबल हैट्रिक जमाई है और इस संदर्भ में केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ हरियाणा का भी जिक्र कर रहे हैं, तब ये तस्वीर खास हो जाती है। भजनलाल से लेकर बंसीलाल और देवीलाल तक प्रधानमंत्री मोदी का जुड़ाव हरियाणा के तीनों लाल से रहा, जो कि हरियाणा की राजनीति में शीर्ष पर रहे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने 1999 में हरियाणा चुनाव के प्रभारी की भी भूमिका निभाई।
25 साल पुरानी इस तस्वीर में देखिए, सोनीपत विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में प्रचार के दौरान पीएम मोदी पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से मंच पर बैठे दिख रहे हैं। हमने हरियाणा के 3 लालों का जिक्र तो पहले ही किया, भजनलाल से लेकर बंसीलाल और देवीलाल तक। प्रधानमंत्री मोदी के ताल्लुक सबके साथ रहे। चौथे लाल हैं मनोहर लाल। जब हम डबल इंजन की हैट्रिक कह रहे हैं तो उसमें मनोहर लाल का अहम योगदान है। लगातार एक झूठ बोलने का, भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे। जनता ने कांग्रेस की बात को नकारा, भारतीय जनता पार्टी की बात को उन्होंने सराहा, स्वीकार किया। और मैं समझता हूं कि एक जनता ने एक ऐसा संदेश दिया है कि मोदी जी के जो सरकार की नीतियां हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है, कार्यपद्धति का, वो जनता के ऊपर असर कर रहा था। और जनता ने उसका प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है कि हरियाणा में आज तक किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। तो हरियाणा में अभी जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए तो ये प्रचारित किया गया कि बीजेपी की बजाय कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी, 10 की 10 सीटें जीतेगी। हमने 5 सीटें जीती, लेकिन 5 सीटों का एनालिसिस ये था कि हमने 44 सेगमेंट पे लीड किया था असेंबली वाइज, यदि उसको एनालिसिस करेंगे, और 37 पर हम लोग रनर अप थे। ये एक इंडिकेशन था कि तमाम जो आपने जिक्र किया, तमाम आंदोलनों का जिक्र किया, उसके जो नैरेटिव्स चलाए गए, संविधान को, आरक्षण को लेके जो भ्रम फैलाया गया, उसके बावजूद भी बीजेपी यदि वहाँ पे 44 सेगमेंट पे लीड कर रही, इतनी प्रतिकूलता के बाद, तो ये इंडिकेशन था कि हम हरियाणा में परफॉर्म करेंगे। उसके बाद जो आगे जो चीज़ें हुई हैं, हरियाणा का जो खुद का पार्टी का जो स्ट्रक्चर है कांग्रेस पार्टी का, बिखरा हुआ था। ये तक तय नहीं कर पाए कि उनका लीडर कौन होगा। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कंटेंडर्स थे चीफ मिनिस्टर के लिए, वो उनके खिलाफ गया? हाँ, डेफिनेटली वो डिवाइडेड हाउस तो था ही था, क्योंकि उसमें ये तय नहीं कर पाए थे हुड्डा होंगे, शैलजा होंगी, सुरजेवाला होंगे। सर क्या बता सकते हैं, इसमें बहुत सारी वजह रही हैं कि कांग्रेस में कोई ना कोई कह सकते हैं भाई इन दोनों जो इनकी छोटी मोटी गलतियां थी वो हो सकती हैं, भाई किसी की सोच में फर्क हो सकता है। मशीनों में गड़बड़ नहीं, और नहीं है। हमारी इतनी मेहनत किसी ने कर नहीं रखी भाई साहब। इतनी मेहनत हरियाणा में कार्यकर्ताओं ने करी है, हर वर्ग ने जो मेहनत करी है, इतनी मेहनत कभी नहीं हुई है। लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि ये 2 सीटें जो 50,000 की लीड थी, वहाँ 5,000 लीड दिखा रहे हैं। ये तो इलेक्शन कमीशन की और ये मैं तो कहूँगा ईवीएम की भूमिका संदिग्ध में आ चुकी है। हम एक्सेप्ट नहीं करते इसको, मैं तो एक्सेप्ट नहीं करता इसको। जनाब एक बात बताओ, सन 47 में झगड़ा क्यों हुआ? सन 47 में झगड़ा क्यों हुआ बताओ आप? सन 47 में हुआ ना। इसी तरह से ये पाप छा गया है और पृथ्वी से बेदखल का आधा कि दुनिया भड़केगी, लाठी खुड़केगी, धरती का लाल लाल रंग होगा। लेकिन ताऊ इतना अच्छा मौका था कांग्रेस के पास, हाँ, कहाँ गलती हुई? बस इसीलिए ये बात बताई उन्होंने। थैंक यू। आपको क्या लगता है कहाँ पे गलती हुई है? भाई साहब गलती का तो कुछ नहीं कह सकते। जनता पता नहीं क्या हुआ, मैं तो आज ये आस ही नहीं थी भाई, आस ही नहीं थी। बिल्कुल। हरियाणा के बाद बात करेंगे जम्मू और कश्मीर की, जहां पर जमहूरियत का जश्न मनाया जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। जम्मू और कश्मीर में किसी दल को बहुमत नहीं मिला, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया और अब सत्ता में बढ़ने की तैयारी है। 10 सालों के बाद हुए चुनाव में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीवन दान मिला है, वहीं बीजेपी ने भी अपनी सीटें बढ़ाई हैं। कहता हूँ मैं सबका शुक्रगुजार कि लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और बड़ी आज़ादी से लिया, और अल्लाह का शुक्र है नतीजे आपके सामने। इतनी सीटों की हमें उम्मीद नहीं थी।
हमें मालूम था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है हमारा जो मैनिफेस्टो लोगों ने पसंद किया, लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ रहे थे। जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए लोकसभा चुनाव के नतीजे देखकर मरसिया पढ़ा जाने लगा था, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर की विधानसभा चुनाव में फिनिक्स की तरह उभरी है। कांग्रेस के साथ गठबंधन में ये तय हो गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाने जा रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये भी तय कर दिया कि उनके मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होंगे। उमर अब्दुल्ला बनेगा चीफ मिनिस्टर। जम्मू और कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हुए। राज्य से अनुच्छेद 370 की समाप्ति और पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म होने के 5 साल बाद चुनाव हुए। इस चुनाव में फायदे में दो ही दिख रहे हैं, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरे बीजेपी। चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए संभावनाओं के सिक्के उछाल दिए थे। साथियों, जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए। वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। राज्य की 90 में से हिंदू बहुल 30 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ 2 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी ने 26 सीटें जीत लीं। वहीं मुस्लिम बहुल 60 सीटें हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने 60 सीटों पर लड़कर 47 सीटें जीती हैं। वहीं बीजेपी ने 32 सीटें लड़कर 3 सीटों पर जीत हासिल की है। इनमें किश्तवाड़ जैसे मुस्लिम बहुल सीट पर बीजेपी उम्मीदवार शगुन परिहार की जीत सबसे खास है, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद अहमद किचलू को 521 वोटों से चुनाव हराकर जीत दर्ज की है। आतंकवादियों ने शगुन के पिता और चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी थी, लेकिन उन आतंकी हरकतों को किश्तवाड़ के हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर शगुन की जीत के रूप में जवाब दिया। सबसे पहले मैं यही करूंगी कि यहाँ पे जो हमारे सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से हमने अपने बहुत सारे जवानों को खोया है। मैंने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने भाई को खोया। बहुत से घरों को ये सिक्योरिटी इशू की वजह से वीरान कर दिया गया है। मेरी पहली कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पे रहने वाले हर बच्चे के सिर पे पिता का साया रहे, हर घर में खुशहाली रहे, अमन रहे, शांति रहे, चैन रहे। जम्मू और कश्मीर के चुनाव ने दुनिया के सामने जमहूरियत के जश्न को पेश किया है। चुनाव जीतने के बाद नेताओं के रुख से वो जमहूरियत और मजबूत होती दिख रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सहयोगी दल भले ही कांग्रेस हो, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि वो राज करेंगे तो सबका साथ लेंगे। जम्मू में जो बीजेपी को सीटें आई तो कांग्रेस ने भी कोई वहाँ से सीट नहीं दी, तो जम्मू के साथ जो उनकी रिप्रेजेंटेशन को कैसे आप यकीन बनाओगे? वो यहाँ मुख्यमंत्री बने तो उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो जम्मू जाएं और जम्मू के लोगों के साथ एक रिश्ता बनाएं। मैं जानता हूँ कि जम्मू मतलब जो निचला बेल्ट है जम्मू का, उनका नुमाइंदा इस अलायंस में है नहीं, माँ सिवाय एक चौधरी सुरिंदर जो नौशहरा से इलेक्शन जीते। लेकिन हमें कहीं ना कहीं तो इसमें कुछ कार्रवाई करनी होगी ताकि उनकी आवाज़ भी हुकूमत तक पहुँचे। तो आखिरी क्या होगा, क्योंकि आपने इतनी रिसाउंडिंग जो 77 के बाद इतनी कश्मीर में किसी ने इस तरह स्वीप इलेक्शन नहीं किया था एक वक्त पे, अब हम उम्मीद नहीं कर रहे थे और मेरे पास अल्फाज नहीं है जिन अल्फाजों का इस्तेमाल करके मैं वोटरों का शुक्रिया करूं। लेकिन मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रगुजार हूँ, न सिर्फ उनका जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट दिया, लेकिन उन सब का जिन्होंने बाहर आके अपने वोट का इस्तेमाल किया, चाहे वो वोट कहीं भी गया हो। उन्होंने वो बाहर आए, उन्होंने वोट का इस्तेमाल किया, अपनी आवाज़ बुलंद की,
अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस आवाज़ को लेके उनके उम्मीदों पे उतर आएं। लेकिन राज्य के चुनाव में एक अहम प्लेयर महबूबा मुफ्ती की पार्टी का प्रदर्शन काफी खराब रहा। पीडीपी सिर्फ 3 सीटें जीत पाई, लेकिन उन्हें संतोष है कि राज्य में स्थायी सरकार बनेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की क़यादत है, लीडरशिप है, उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। उनकी बड़ी शानदार कामयाबी हुई और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट डाला, क्योंकि पिछले 10 साल से जो हालात रहे जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस 2019 5 अगस्त के बाद, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मुश्किलात हैं और उसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट का, एक मजबूत सरकार का बनना बहुत ज़रूरी है। चुनाव के नतीजे तो आ गए, नई सरकार के रास्ते भी खुल गए, लेकिन अब यक्ष प्रश्न कांग्रेस के सामने है कि अनुच्छेद 370 पर वो करेगी क्या। कांग्रेस इस सवाल पर मौन है और उसकी सीनियर पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे हटाने की हुंकार भर रही है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव ने बीजेपी के हौसले को बढ़ाया है। जम्मू कश्मीर में वो दूसरे नंबर की पार्टी है, तो हरियाणा में सरकार की हैट्रिक लगने जा रही है और इसीलिए अब बीजेपी इस जीत के कंधे पर सवार होकर महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली जैसे राज्यों में जीत की संभावनाएं देख रही है। हरियाणा के चुनाव नतीजे रोमांचक रहे। शुरुआत हुई तो कांग्रेस खुश हो रही थी, दिन चढ़ने लगा तो नतीजे बीजेपी के पक्ष में बढ़ने लगे। लेकिन नतीजों का असर यहीं नहीं रुकेगा और बढ़ेगा। आने वाले दिनों में जिन 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें कुल मिलाकर 682 सीटें हैं। महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और बिहार के चुनावों पर इस बात से बड़ा फर्क पड़ेगा कि वहां गठबंधन क्या शक्ल लेता है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि गठबंधन के अंदर कांग्रेस का कद बढ़ता है या घटता है। साल के अंत में 2 राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हो सकते हैं। कहा जा सकता है कि हरियाणा के नतीजों का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी कांग्रेस की ओर से लगातार महाराष्ट्र की चुनावी सभा में शामिल हो रहे हैं। राज्य का विधानसभा चुनाव राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की साझा ताकत के लिए अग्नि परीक्षा है। लेकिन बीजेपी किसी भी हालत में महाराष्ट्र की सत्ता को हाथ से निकलने नहीं देना चाहेगी। हरियाणा में बीजेपी की जीत ये साबित करती है कि सोशल इंजीनियरिंग के समीकरणों को साधने में वो आगे हैं। ये नतीजे न केवल पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, बल्कि वो जातियां या वर्ग भी दोबारा बीजेपी की ओर आकर्षित होंगे जो लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी से दूरी बना रहे थे। यानी महाराष्ट्र, झारखंड और बाकी राज्यों में बीजेपी के रणनीतिकार और बारीकी से अपनी रणनीति बनाएंगे। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के बाद आक्रामक दिख रहे राहुल गांधी को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। आम चुनावों में 99 सीटें लाने के बाद इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस पहले से ज्यादा वजनदार हो गई। बावजूद इसके हरियाणा में गठबंधन के साथी साथ साथ नहीं दिखे। तो क्या माना जाए, आने वाले चुनावों में इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस का कद घट जाएगा? क्या लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को राहुल ने जो कामयाबी दिलाई वो स्थायी नहीं है? क्या यूपी में अखिलेश यादव भी अब कांग्रेस से गठबंधन जारी रखने के लिए अपनी शर्तों का वजन बढ़ाएंगे? क्या हरियाणा के नतीजों का असर महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन पर पड़ेगा? और आखिरी सवाल, क्या झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी के लिए कांग्रेस से सीटों का बार्गेनिंग करना आसान हो जाएगा?
जीत के बाद प्रधानमंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। उन्होंने हरियाणा की जीत को गीतासार की धरती कुरुक्षेत्र से भी जोड़ा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत से चूक गई थी। अब हरियाणा चुनाव की विजय को प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं के उत्साह की संजीवनी बना दिया। हम सब ने सुना है, जहां दूध दही का खाना, वैसा है अपना हरियाणा। हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया है और कमल कमल कर दिया है। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है। गीता की धरती पर सुशासन की जीत हुई है। हर जाति, हर वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 कार्यकाल, पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो। ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। यहां के लोगों ने सिर्फ तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनाई, बल्कि हमें सीटें भी ज्यादा दी हैं और वोट शेयर भी ज्यादा दिया है। ऐसा लगता है हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़ कर वोट दिया है। इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी। हरियाणा की ये जीत कार्यकर्ताओं के अथाक परिश्रम का परिणाम है। हरियाणा की ये जीत नड्डा जी और हरियाणा की टीम के प्रयासों की जीत है। हरियाणा की ये जीत अतिशय नम्र विनम्र ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों की भी जीत है। ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। यहां के लोगों ने सिर्फ तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनाई, बल्कि हमें सीटें भी ज्यादा दी हैं और वोट शेयर भी ज्यादा दिया है। ऐसा लगता है हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़ कर वोट दिया है। भाजपा ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति दिलाई, इसलिए गुजरात और मध्य प्रदेश की जनता 2 दशक से भी ज्यादा समय से वहां अपना आशीर्वाद बनाए हुए है। अरुणाचल प्रदेश और गोवा में तीसरी बार भाजपा ने सरकार बनाई है। यूपी और बिहार में कानून का राज स्थापित करने वाली भाजपा एनडीए की सरकार को लोग बार बार मौका दे रहे हैं। असम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में लगातार 2 टर्म से भाजपा की सरकार है। जहां जहां भाजपा सरकार बनाती है, वहां की जनता लंबे समय तक भाजपा को समर्थन देती है।